ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए फिजियोलॉजी में आज हमारे पिछले लेक्चर में हमने डाई स्ट्रेस पढ़ लिया था, जिसके बाद में फिर स्ट्रेस सर्कल जो स्टार्ट होता है और ये किस तरह से होता है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज ये कुछ टेबल्स दे रखे हैं तो इसके बारे में देखते हैं जानकारी। हालांकि ये कोई ख़ास इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इसमें स्पीसीज़ का नाम दे रखा है, प्यूबर्टी की उम्र है, प्रथम सर्विस की औसतन आयु है और स्ट्रेस साइकिल किस तरह का है। पॉली स्ट्रेस जो ज़्यादा बार आते हैं हिट में साल में, और सीजनल जो है पॉली स्ट्रेस जो सीजनल आते हैं। तो जैसे 2 सीजन है तो 2 बार हो गए ना, सीजनल 3 है तो 3 बार हो गए। 2 अक्सर जनरली ये 2 बार ही हैं। ये जो शीप है, गोट है, ये मैंने देखा है जो ये इसी तरह से ही है। मेर है और शी कैमल तो एक बार ही आता है सीजन उसका। पॉलीस्ट्रेस यस सीजनली, हाँ ये भी सीजनली हैं। और बिच जो है वो मोनोस्ट्रेस। तो ये इसमें दे रखा है सर इन जानवरों के बारे में, और ये आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। और तो इसमें कोई लंबी कहानी है नहीं। स्ट्रेस साइकिल की लंबाई 21 दिन काऊ में। ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस ये कितने समय तक, 18 घंटे रहेगी हीट में। टाइम ऑफ ओवुलेशन ये पता होना चाहिए, बस आप इसका ध्यान रख लो ताकि एआई में ये आपके काम में आएगा। एआई के भी इस हीट समाप्ति के कितने घंटे बाद में ओवुलेशन होता है, तो अब आपका क्या टाइम रहेगा उसको इंसेमिनेशन करने के लिए। जैसे गाय या भैंस में हम क्या करते हैं, जैसे वो उसका हीट जो है अप्रॉक्सीमेट तो मिड हीट ही चुनते हैं। अगर ऑफ हीट में भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। वैसे जनरली जैसे सुबह बोली है तो शाम को इंजेक्शन लगाते हैं उसके, ये रूल है और वो सही भी है। फील्ड में मैंने देखा है, एकदम से सही है ये। तो ये देखिए स्ट्रेस समाप्ति के 10 से 15 घंटे बाद जो है ओवुलेशन होता है। देखिए तो अब इसके साथ में हमने क्या मिलान करना होता है, उधर हम पढ़ेंगे आगे। गाइनोकोलॉजी में आपको डिटेलिंग करवाएंगे इसकी, ये याद जरूर कर लेना आप। सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो स्पर्म्स जो है वो कितने दिन तक अगर उसमें इंसेमिनेट कर दिए जाते हैं तो कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। तो ये आपस में इनका ताल जो है सही सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उधर से ओवा रिलीज ही नहीं हो और स्पर्म पहले चले गए और वो उतना समय में वो रिलीज ही नहीं हुआ। आएगा कब वो उसमें एम्पुला में, वो पहुँचे नहीं। इधर से आपके स्पर्म हैं जो आपने इसमें इंसेमिनेशन किए या स्ट्रा में थे, तो उसकी जो है मोर्टेलिटी ख़त्म हो जाए या वो वैसे ही डेड हो जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो ये जो है ताल जिसको समझ में आ गया उसका जो है कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा हाई जाता है, बढ़िया जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पे दिया गया है। तो बुफेलो में स्ट्रेस समाप्ति के 18 से 24 घंटे बाद ओवुलेशन होता है। और शीप यानी कि शीप में स्ट्रेस के मध्य से लेकर अब अंत तक। गॉट में भी स्ट्रेस शुरू होने के 24 से 36 घंटे बाद। मेयर में स्ट्रेस समाप्ति के 1-2 दिन बाद। तभी कहते हैं ना हीट जब उसकी मेयर की चली गई तब वो 1 से 2 दिन बाद में इसको जो है क्रॉस करवाते हैं हॉर्स से। शी कैमल में तो ये तो आप हमें पता ही है, तो फॉलिकुलर है। और इसमें जो ये जानवर होते हैं इस तरह के, इनके अंदर अभी हमने जैसे खरगोश का पढ़ा था और कैट का पढ़ा था, तो इनके अंदर तो जब तक कॉपुलेशन नहीं होता, मैथुन नहीं होता। तो ये देखिए मैथुन के 36 से 72 घंटे बाद में इसमें ओवुलेशन होता है। और इसमें बीच में जो है इस शुरू होने के 1 से 3 दिन बाद में होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना
एक तो आप तीसरे दिन हीट में आने के उसको कराओ, एक 7वें दिन जो है वो क्रॉस करवाते हैं। तो इसका मकसद जो है वो यही होता है। ये सर्विस का समय भी आगे इन्होंने दे रखा है, मिड ऑफ हीट से हीट समाप्ति तक। ये जो है एआई करने का समय, देखिए ये सही है। इसमें कैटल में हीट समाप्ति के पहले 8 घंटे से लेकर हीट समाप्ति के 15 घंटे बाद तक। बुफेलो में ये तो सही नहीं है, नहीं ये तो नहीं है सही। बस हीट में आया, हीट समाप्ति के पहले 8 घंटे से लेकर, ये सही है बस। लेकिन ये 15 घंटे सही नहीं है जैसे लेकिन इसमें भी फार्मूला यही है। भैंस में भी हमने यही किया कि सुबह हीट में आई है तो उसको शाम को यही पिए, वो सक्सेस हुई हैं। तो इसको ये 8-15 रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ें दोनों बड़ी आराम से याद रह जाती हैं कि हीट में आने के 12 से 24 घंटे के अंदर आप उसको यही कर दो, ये बेस्ट है बस। तो इसमें शीप में हीट की शुरुआत में शुरू के 18 से 24 घंटे, गोट में हीट शुरू होने के 12 से 20 घंटे बाद। तो इसमें मेयर में ये देखिए हीट शुरू होने के दूसरे या तीसरे दिन, ये भी सही है, दूसरे या तीसरे दिन और फिर 7वें दिन करवाते हैं। ये भी मैंने देखा है, तीसरे और 7वें दिन या 5वें दिन, no सॉरी तीसरे या 5वें दिन। शी कैमल ब्रीडिंग सीजन और हीट शुरू होने के 48 से 72 घंटे बाद बीच में। अब देखिए ओवम का जीवन काल इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें स्पर्म का नहीं दिया, ये इम्पोर्टेंट बात थी। ओवम 20 से 24 घंटे जो है वो जीवित रहता है। इसमें कैटल में, बुफेलो में 20 से 24, उसके शीप में 16 से 24, गोट में 16 से 24, मेयर में 6 से 8 घंटे, शी कैमल में कुछ दिया ही नहीं। बीच में जो है 96 आवर्स, वेरी गुड। तो यूट्रस में स्पर्म का ओहो स्पर्म दे रखा है, वेरी, ये सही है, बहुत शानदार, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखा नहीं, यस स्पर्म का जीवन काल, ये 3 चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई, टाइम ऑफ ओपुलेशन, ओवम का जीवन काल और स्पर्म का जीवन काल, बस ये 3 चीज़ें आपकी नॉलेज में अच्छी तरह होनी चाहिए। आप एआई के अंदर कभी भी प्रॉब्लम आपको आ नहीं सकेगी। तो देखिए स्पर्म जो है यूट्रस के अंदर आपने यही कर दी तो आप 30 से 48 घंटे तक वो जिंदा रहेंगे। ओवम 10 से 15 घंटे बाद ही जो रिलीज हो जाएगा और वो जिंदा रहेगा 30 से 48 घंटे। तो देखिए ये इसको फर्टिलाइज कर देगा, ये सही है। तो इस तरह से आप इसका मिलान जो करें, टाइम इम्प्लांटेशन बिगिंस डे, कैटल के अंदर 35 पोस्ट इस्ट्रस के बाद में 35 दिन के बाद में इम्प्लांट हो जाता है ओवा तो क्या नहीं कहेंगे, फर्टिलाइज्ड जो है वो जाइगोट है ये तो ये इम्प्लांट हो जाता है। इसी तरह से बुफेलो में 35, शीप में 15, गोट में 20, मेयर में 56 डेज, बहुत दिन है, और बीच में 15 डेज, 15 दिनों के अंदर ही। तो इसलिए ये 15 दिन ज्ञात करना, 35 दिन ज्ञात करना, इसका महत्व पता इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका महत्व इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है, आप फील्ड में जब काम करोगे तो कई बार क्या होता है, बिच हीट में आई और कोई वो ढूंढ रहे थे कोई नस्ल का, वो मिल जाए डॉग उसी की नस्ल का, लेकिन वो हीट में है और कहीं ये जो स्ट्रीट डॉग हैं वो कोई क्रॉस कर गया, तो अब वो क्या करेगा, आपके पास में आएगा कि सर ये जो गलत जो है क्रॉस हो गया बिच, और इसको मुझे ये बच्चा जो है वो हो नहीं, इसके लिए क्या जो है वो कर सकता हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि इम्प्लांटेशन जो है वो 15 दिन के बाद में होता है, तो 15 दिन के अंदर अंदर कोई भी आप ऐसा इंजेक्शन उसको दे सकते हैं जो यूट्रस को कंट्रैक्ट करे। तो जो वहाँ जाइगोट है बना हुआ वो क्या होगा, वो यूट्रस उसको बाहर फेंक देगा, तो इम्प्लांट नहीं होगा तो
वो जो है नहीं बच्चा जो है बनेगा। लेकिन ये 15 दिन मैं इसमें 15 दिन नहीं है तो कुछ आवर्स बताए गए हैं एक बुक में। चलिए इसको एक बार अब देखें, मैं उस बुक को अब देखूंगा। मेरे ध्यान में आ रहा है कुछ बुक्स में तो आवर्स दे रखे हैं कि इतने आवर्स के बाद में अगर 48 से 72 घंटे हैं, कुछ ऐसा है उसमें दिया हुआ। इसके बाद में आप कितना भी प्रयास करें तो फिर वो कामयाब नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वो एक खतरे की घंटी है। लेकिन इसको चलो देखेंगे, इसको मैं निशान लगाता हूँ क्योंकि आज पहली बार इसको बुक में देख रहा हूँ। तो ये 15 दिन पोस्ट क्वाइटस यानी कि उसके क्रॉस के बाद में, डॉग ने क्रॉस किया तो उसके 15 दिन बाद में इम्प्लांट होगा। कुछ जचने वाली बात है नहीं, 60 डेज में तो ब्याह ही जाती है। चलो खैर देखेंगे, फिर भी 15 आवर्स ना हो कहीं, नहीं 15 आवर्स तो खैर 24 to 48 आवर्स या 72 आवर, ऐसा कुछ मैंने किसी बुक में पढ़ा है। चलिए खैर, टाइप ऑफ प्लेसेंटा, इनमें ये एपिथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, ये सिंडेस्मोकोरियल, एपिथेलियोकोरियल, ये सारे इसमें यही हैं। पार्चुरेशन के बाद पुनः सर्विस, एआई, कितने दिनों के बाद में यूट्रस जो है अपनी पोजीशन में सही आ जाता है, तो फिर कितने दिनों बाद में आप, तो 45 से 90 दिन है ये, 60 से 90 दिन भैंस। और इसमें शीप में पहला हीट, बकरी में है पहली हीट, और मेयर में 25 से 35 दिन या सेकंड स्ट्रेस, शी कैमल में अगले प्रजनन काल में, और बिच में फर्स्ट स्ट्रेस। तो ये बहुत ही सुंदर जो है, ये सारा जो हम पढ़ चुके हैं, इसका एक फ़ोटो यहाँ उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से खींच दी। अगर ये याद हो जाए तो फिर और कुछ आवश्यकता ही नहीं रह जाती इसमें, मेरे को लगता है। बहुत बढ़िया, शानदार जो है वो ये दिया गया है। अब कुछ ये हमारे पास डेफिनेशनें हैं इस चैप्टर की, तो इस डेफिनेशनों को हम पूरा कर लेते हैं। एनिस्ट्रस, एनिस्ट्रस क्या है? यानी कि पशु का ताप में ना आना। जब कोई मादा पशु ताप हीट में नहीं आता तो इसे एनिस्ट्रस कहते हैं। इसमें अंडाशय व जनन नलिका फंक्शनलेस होते हैं, गर्भाशय छोटा व शिथिल होता है तथा योनि में श्लेष्मा की मात्रा कम होती है, सर्विक्स बंद रहती है व योनि की आंतरिक परत हल्के रंग की होती है। परिपक्व पुट्टी का निर्माण व अंडोत्सर्जन बहुत मुश्किल से होता है। जब यह अवस्था सामान्य रूप से पाई जाती है तो इसे कार्य की फिजियोलॉजिकल एनिस्ट्रस कहते हैं। यह अवस्था घोड़ी में सर्दियों में, भेड़ों में गर्मियों में, बिल्ली, कुतिया या मादा सुअर में दुग्ध उत्पादन काल में लैक्टेशन पीरियड के दौरान पाई जाती है, जिसे लैक्टेशनल एनिस्ट्रस कहते हैं। जब बच्चे को दूध पिला रही है माँ तो वो हीट में नहीं आती है। मध्य चक्र, स्ट्रेस साइकिल के आधार पर पशुओं को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। अभी जो हमने वहाँ उसमें पढ़ा ना, पॉलीस्ट्रेस और ये सारे क्या होते हैं, ये हम इसमें यहाँ हम देखेंगे और इसकी परिभाषा को नोट करेंगे और याद करेंगे। मोनोस्ट्रेस, वे मादा पशु जो वर्ष में केवल एक बार ही मध्य चक्र दर्शाते हैं, उन्हें मोनोस्ट्रेस कहते हैं, जैसे अधिकांश जंगली पशु। हालांकि कुतिया भी मोनोस्ट्रेस होती है, परंतु कभी कभी वर्ष में 2 बार भी मध्य में आ सकती है। पॉलीस्ट्रेस, वे मादा पशु जो पूरे वर्ष में बहुत बार व बारंबार मध्य हीट में आते हैं, उन्हें पॉलीस्ट्रेस कहते हैं, जैसे गाय, घोड़ी, भैंस, सुअर आदि पालतू पशु। मौसमी मध्य चक्र, सीजनली पॉलीस्ट्रेस, कुछ पशुओं में कर्मिक मध्य चक्र वर्ष के कुछ निश्चित मौसम या समय में प्रकट होता है, उन्हें सीजनली पॉलीस्ट्रेस कहते हैं, जैसे भेड़, बिल्ली, बकरी व ऊंट आदि। मध्य चक्र को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला है पोषण, न्यूट्रिशन। प्राणी के शारीरिक निर्माण में पोषक पदार्थों का बहुत महत्व होता है, ये हमें पता है। यदि किसी
कारणवश पशु के पोषण में पोषक पदार्थ हो, खासकर खनिज लवण में विटामिन की कमी हो तो वह दुर्बल हो जाता है, तो उसकी भूख भी कम हो जाती है। कमजोरी के कारण जनन हार्मोन गोनेडोट्रोपिक्स का निर्माण बाधित हो जाता है, जिससे मध चक्र की विभिन्न परेशानियां पैदा हो जाती हैं। मौसम का असर भी मध चक्र पर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसा कि विभिन्न पशु मौसम में परिवर्तन पर दर्शाते हैं। यदि सभी पशुओं को उनकी प्राकृतिक या जंगली अवस्था में छोड़ दिया जाए तो वे सभी मौसमी मद दर्शाने लगते हैं। टेम्परेचर, मध चक्र पर तापमान का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। गर्मियों में जब तापमान अधिक होता है तो थायराइड ग्रंथि पर ऋणात्मक माइनस जो है वो प्रभाव पड़ता है। वह इसके हार्मोन की कमी से जनतंत्र पर प्रभाव डालने वाले हार्मोन्स का स्राव भी कम हो जाता है। यह प्रभाव मादा सुअर व भेड़ में अधिक पाया जाता है। तापमान का अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रकाश पर निर्भर करता है। आयु, अधिकांश पशु में कम उम्र की मादा पशु के मध चक्र की लंबाई अवधि वयस्क पशु के मध चक्र की अवधि की तुलना में कम होती है। बूढ़े पशु में मध चक्र अनुपस्थित होता है। पशु में मनुष्य की तरह मासिक धर्म यानी कि मेनोपॉज जैसी कोई घटना नहीं पाई जाती। रुकाव, मेनोपॉज यानी रुकाव, मासिक धर्म का रुकाव जिसको मेनोपॉज कहते हैं। नेचर ऑफ वर्क, वे पशु जो कठिन परिश्रम करते हैं वे तब तक मद नहीं दर्शाते जब तक कि वे आराम की अवस्था में नहीं आ जाए। रोग या बीमारियां, कुछ रोग शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं। क्रोनिक एंड सिस्टेमेटिक, वे उनके कारण मध चक्र धीरे धीरे अनुपस्थित हो जाता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्स डिजीज, एक्टिनोमाइकोसिस। ये आगे आप पढ़ोगे ये क्या क्या बीमारियां होती हैं। जेनाइटल डिजीजेज, जनांगों के रोग, गर्भाशय वन्य जनांगों के ही रोगों के कारण पशु बहुत बार मध में नहीं आता, जैसे पायोमेट्रा, या पढ़ोगे पस पढ़ना यूट्रस में, फीटल मैसिरेशन, ये भी आप आगे पढ़ोगे। उसका जो है फीटस का मर जाना, डेड हो जाना, फीटल ममीफिकेशन, ये भी फीटल का एक तरह से मर जाना ही है, लेकिन ये ममीफिकेशन हो जाता है और वो मैसिरेशन होता है। वो उसमें एक में इन्फेक्शन होता है, एक में बिना इन्फेक्शन के वो डेड रहता है। तो ये आगे सेकेंड ईयर में आप इसको पढ़ोगे अच्छी तरह से। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, यदि अंतःस्रावी तंत्र के ग्रंथियों के स्रावों अर्थात हार्मोन के निर्माण या स्राव में किसी प्रकार की परेशानी आ जाए तो मध चक्र इस परेशानी के स्तर के अनुसार प्रभावित हो जाता है या रुक जाता है, जैसे सिस्टिक ओवरियन डिजीज़, ये भी आप पढ़ोगे। स्मूथ ओवरीज, परसिस्ट कार्पस ल्यूटियम, ये तीनों आप पढ़ोगे। अभी आपके समझ में नहीं आएगा। ये परसिस्ट कार्पस ल्यूटियम क्या है, सीएल बन जाती है जो परसिस्ट रहती है और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करती रहती है, हिट में नहीं आता जानवर। स्मूथ ओवरीज यानी कि अंडाकार या उस तरह की नहीं है तो ओवा ही नहीं बनेगा। सिस्टिक ओवरी डिजीज, तो अगर वो ओवरी के ऊपर सिस्ट चढ़ गई है, किसी तरह का कवर आ गया तो ओवा नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पास आज हमने इस को कंप्लीट किया। तो अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में और एलएच हार्मोन के बारे में। अब ये नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम इतना ही, यही सफिशेंट इसका इतना ही है। तो इसी को आप याद करें, इसी को आप समझें। थैंक यू वेरी मच।